बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बहुप्रतीक्षित लेक्चर के बारे में, यानी कि लगातार आपके कमेंट्स आ रहे थे इकोनॉमिक्स को लेकर के। ये बताएं कि सर इकोनॉमिक्स बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में हमको क्या क्या पढ़ना होता है, या कैसे क्वेश्चंस आते हैं, या चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाइए। तो मैंने सोचा एक प्रकार से क्यों ना आपको डायरेक्टली यही बताया जाए कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले 2 वर्षों में, खास करके 2022 और 2023 की परीक्षा में और 2024 की परीक्षा में पूछे गए, खास करके 2022 और 23 में। ठीक है, तो उनके जो 2022, 23 या 24 में पूछे गए प्रश्न हैं, यानी नवंबर दिसंबर में अब की बार जो आपकी परीक्षा होगी, जनवरी में भी कुछ परीक्षाएं जाएंगी कुछ यूनिवर्सिटीज़ की, तो इसलिए 2025 का ये मॉडल पेपर है, 2026 के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये मॉडल पेपर जो आज मैं आपको दिखाऊंगा, ये लिखित टाइप का मॉडल पेपर है, और अब की बार आपकी परीक्षा में जो नया पैटर्न लागू हुआ है, कुछ विश्वविद्यालयों में अलग अलग पैटर्न अब की बार लागू हुआ है, नया पैटर्न लिखित वाला, यानी जिसमें आपके अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न आएंगे। वो कैसे प्रश्न आएंगे और कौन कौन से प्रश्न पिछले 2 वर्षों में विभिन्न विश्वविद्यालयों में जहाँ पर लिखित परीक्षा होती थी वहाँ पर पूछे गए हैं, वो एक प्रकार से उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। यानी इकोनॉमिक्स का ये मॉडल पेपर है 2025 और 26 की परीक्षाओं के लिए। ये जान लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही प्रश्न या ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, खास करके यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने इकोनॉमिक्स लिया है तो आपको पढ़ना क्या होता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का सिद्धांत, यानी कि आपको पढ़ना होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना होता है। सिलेबस में डिस्कस कर दूंगा, इसको लेकर के परेशान ना हो, सिलेबस डिस्कशन में कर दूंगा। थोड़ा समय मुझे कम मिला इसीलिए मैं सिलेबस डिस्कशन नहीं कर पाया। ठीक है, बाकी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। कुछ हमारी 2024 की और 23 की वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं शुक्ला स्टडी पॉइंट पे प्लेलिस्ट में, तो आप प्लीज़ अगर नहीं देखे हैं तो उनको तब तक देख लीजिए। बाकी आज का वीडियो देख करके आपको लगेगा कि हाँ जो है, अगर ऐसे ही 3-4 मॉडल पेपर आपने देख भी लिया तो आपका बड़ा अच्छा हो जाएगा और आप अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा में कुछ कर पाएंगे, बहुत ही बारीकी के साथ, और चीज़ों को बहुत ही एक प्रकार से सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास करेंगे हम। देखिए, प्रश्न कुछ ऐसे आपसे पूछे जाते हैं, अब उसके उत्तर भी यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं। तो प्रश्न पहले समझते हैं, प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न, देखिए प्रश्न ये आपका, जैसे अति लघुत्तरीय में ऐसे प्रश्न आपके आएंगे। अभी लघुत्तरीय प्रश्नों को भी मैंने रखा है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी एक आध दो रखे हैं, तो चर्चा करेंगे। हालांकि पेपर पैटर्न आपका कैसा होगा, कितने अति लघुत्तरीय आएंगे, कितने लघुत्तरीय, कितने दीर्घोत्तरीय आएंगे, इसको लेकर के मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, जो कि हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यानी कि पेपर पैटर्न अब की बार कैसा होगा, वो को करिकुलर मास्टर एक चैनल है, ठीक है, को करिकुलर मास्टर, ठीक है, इस चैनल पर आपको मिल जाएगा एक प्रकार से वीडियो, जल्द ही मैं उसको बनाऊंगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर को आपकी परीक्षा के लिए बेहतर एक प्रकार से तैयारी करवाएगा, को करिकुलर परीक्षाओं के लिए। यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आप हैं तो आपको फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन पढ़ना होगा, तो उसकी क्लासेस लगभग 5-6 क्लास हो चुकी हैं, तो जा करके आप को करिकुलर मास्टर चैनल पर देख लीजिएगा। ठीक है, चले, प्रश्न आपका है एक अधिकार या एकाधिकार की परिभाषा दीजिए। एकाधिकार बेसिकली किसी मार्केट पर होता है, किसी वस्तु पर होता है। जैसे कि जब मार्केट में क्या होता है कि मान लेते हैं एक ही सब्जी की दुकान है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एक प्रकार से कोई प्रतियोगिता नहीं होगी। वहाँ पर क्या होगा, उस सब्जी वाले दुकान का पूरे के पूरे मार्केट में क्या होगा, एकाधिकार होगा। एकाधिकार मतलब कि वो चाहेगा तो 10 रुपये किलो आलू बेचे और चाहे वो 20 रुपये किलो आलू बेचे। यानी चूंकि प्रतिद्वंदी कोई बगल में नहीं है, इस वजह से वो नफ़ा ज़्यादा कमा ले जाएगा। यानी कि बाजार पर एक प्रकार से कभी कभी जैसे एजेंसी होती है कि भाई इस चीज़ की एजेंसी एक मार्केट में एक व्यक्ति के पास मिलेगी, तो एजेंसी वाला जो होता है फिर उसके अपने हिसाब से वितरित करता है पूरे के पूरे मार्केट में। ठीक है, तो अल्प अधिकार, एकाधिकार, ठीक है, पूर्ण, मतलब ये सब जो एकाधिकार होते हैं इसके बारे में आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले मतलब जो मैंने उदाहरण आपको बताया, इससे आपको मोटी मोटा ये पता चल गया होगा कि बेसिकली एकाधिकार होता क्या है, या ये किसके संबंध में बताया जा रहा है। तो ये मार्केट के संबंध में बताया जा रहा है, ये बात ध्यान रखेंगे, क्रेता और विक्रेता से रिलेटेड है। प्रोफेसर लर्नर नाम के एक बड़े विद्वान हैं, अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने बड़े ही सरल भाषा में कहा एकाधिकार को परिभाषित करते हुए कि एकाधिकार जो होता है, एकाधिकार एक टॉपिक है आपके पाठ्यक्रम में। ठीक है, तो ये भी आप समझ लें कि एकाधिकार क्या होता है, आप जान जाएंगे तो आपकी परीक्षा में ये प्रश्न हमेशा आता ही रहता है और आएगा। एकाधिकार का अभिप्राय, अभिप्राय माने होता है मतलब, एकाधिकार का क्या मतलब है, उस विक्रेता, विक्रेता माने होता है जो सामान को बेचता है, यानी दुकानदार। ठीक है, तो एकाधिकार का अभिप्राय
उस विक्रेता से है। किस विक्रेता से है? ऐसे विक्रेता से है जिसकी वस्तु का मांग वक्र बेलोचदार होता है। बेलोचदार मतलब कि एक प्रकार से घटता बढ़ता नहीं है, यानी लोच उसमें नहीं आती है। ठीक है, बेलोचदार मतलब कि वो जैसा चाहता है अपने हिसाब से एक प्रकार से उसको मैनेज करता है। दूसरे विद्वान आए, प्रोफेसर लर्नर की परिभाषा को सुना। फिर दूसरे विद्वान आए टिफिन नाम के। टिफिन ने कहा, अरे लर्नर, तुमने कह लिया जो कहना था, अब मेरी सुनो। तो लर्नर कहे, हैं कौन आ गया भाई? तो टिफिन ने कहा कि मैं हूँ टिफिन, और मैं जो आज बताऊंगा उसको आपको सुनना पड़ेगा। तो लर्नर ने कहा कि भाई चलो कुछ जानकारी ही मिलेगी और हम सीख लेते हैं इनसे, टिफिन महोदय से। तो टिफिन नाम के एक अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने कहा कि एकाधिकारी बाजार। देखें, यहाँ पर इन्होंने बाजार का जिक्र नहीं किया, केवल विक्रेता का जिक्र किया लर्नर महोदय ने, प्रोफेसर लर्नर। जबकि टिफिन है, उन्होंने कहा कि एकाधिकारी जो बाजार होता है, यानी एक अधिकार कहाँ पर होता है? बेसिकली बाजारों में होता है। तो एकाधिकारी बाजार की ऐसी स्थिति होती है, बाजार की एक स्थिति या एक ऐसी स्थिति होती है, क्या? एकाधिकार या एकाधिकारी, जिसमें फर्म माने उद्योग या कंपनी या कोई एक प्रकार से उद्योग धंधा, तो जिसमें फर्म जो होता है अन्य फर्मों से, यानी कि एक प्रोडक्ट या एक कंपनी दूसरी कंपनी से उत्पादन तथा मूल्य परिवर्तनों से स्वतंत्र होती है। एक प्रकार से मूल्य परिवर्तन, अगर मान लेते हैं ए नाम की कोई कंपनी है और कोई बी नाम की कंपनी है। अब ए में अगर कोई परिवर्तन होता है, कोई मूल्य में चेंजमेंट होता है, मूल्य में बढ़ोतरी होती है या उसके मूल्य में घटोतरी होती है, ए कंपनी के या ए फर्म में कोई दिक्कत आती है, तो उससे बी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये एक प्रकार से होता है एकाधिकार। लेकिन जब एक प्रकार से अल्पाधिकार या ऐसे अधिकार होते हैं, क्षणिक अधिकार, तो उसमें क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में आए फर्ग्यूसन महोदय। प्रोफेसर फर्ग्यूसन बड़े अच्छे विद्वान माने जाते हैं अर्थशास्त्र के। तो इन्होंने कहा कि ठीक है टिफिन लर्नर, आपस में लड़ो मत, मैं मध्यस्थता स्थापित करता हूँ और मैं बताता हूँ कि आखिरकार वास्तव में एकाधिकार है क्या। ठीक है, तो प्रोफेसर फर्ग्यूसन कहने लगे कि एकाधिकारी वह स्थिति होती है, या एकाधिकार वह स्थिति या वह सिचुएशन होती है। अब ये भी देखें, ये भी एक सिचुएशन की बात करते हैं, ये भी सिचुएशन की बात करते हैं। इसमें इन्होंने कहा प्रोफेसर फर्गूसन ने कि जिसमें एक बाजार में एक मार्केट है, उस मार्केट में केवल एक ही उत्पादक होता है। एक ही उत्पादक मतलब क्या? जैसे एक ही एक प्रकार से उसको बनाने वाला होता है, एक ही उत्पादन करने वाला होता है, मतलब जो है वो उसी का है, उसके अलावा और किसी दूसरे का नहीं है। यानी जैसे मार्केट में आप जाएं और एक ही सब्जी की दुकान हो, एक ही फल की दुकान हो, तो वही एक प्रकार से अब मुखिया रहेगा और वही दबदबा अपना कायम करे रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बड़ी क्लियर कर दी। फर्गूसन की परिभाषा मुझे भी अच्छी लगती, क्योंकि इन्होंने एकदम सरल भाषा में और बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किया कि एकाधिकारी वह स्थिति है जिसमें एक बाजार में केवल एक ही उत्पादक होती हैं और उसके कोई प्रत्यक्ष प्रतियोगी नहीं होते। प्रत्यक्ष प्रतियोगी मतलब क्या होता है कि कोई बगल में दूसरी दुकान या कोई दूसरा एक प्रकार से उत्पादक नहीं होता जो उसको प्रभावित करे। जैसे जब दो दुकानें आपके गांव में हो जाती हैं तो एक प्रकार से कहते हैं चीनी 40 रुपये किलो मान लेते हैं, ए नाम का एक दुकानदार है, मान लेते हैं ए नहीं छोड़ दो, ए वे तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, मान लेते हैं एक जने रमेश हैं। अब रमेश एक ठो दुकान खोले हैं गाँव में, ठीक है, और मुकेश एक जने हैं उन्होंने दुकान खोल लीन गाँव में किराना के। ठीक है, तो किराना की दुकान रमेश और मुकेश के दोनों उनके हैं। अब रमेश अगर चीनी 40 रुपये किलो बेचत हैं और मुकेश कहें कि हमारे यहाँ गाहकी कमावत है तो हम चीनी 38 रुपये में बेचब। अब ये चीनी किस में बेचने लगे भैया? 38 में, चूँकि 37 रुपये किलो मान लेते हैं बोरी पीज, मतलब 37 रुपये किलो पा रहे हैं या 37.5 रुपये 50 पैसा। अब एक प्रकार से ये 50 पैसा मुनाफा बेच रहे हैं और ये 2.5 रुपये मुनाफा ले रहे हैं रमेश। तो कोई किसका माल बिकेगा? रमेश का माल बिकेगा कि मुकेश का? मुकेश का माल बिकेगा, क्योंकि मुकेश का माल क्या है? सस्ता है। तो मुकेश के यहाँ ग्राहकी ज़्यादा जाने लगेंगे। ठीक है, ग्राहक जिसको कहते हैं। तो इसलिए जब रमेश और मुकेश में क्या होगा? कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी। तो रमेश 38 किए हैं तो ये भी रमेश मतलब मुकेश 38 किए हैं तो रमेश भी 38 करना पड़ेगा। अगर ये 38 नहीं करेंगे तो सारे ग्राहक जो रमेश के हैं वो भी मुकेश के यहाँ पर चले जाएंगे। तो एकाधिकार यहाँ पर नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर अल्प अधिकार हुआ। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन एकाधिकार क्या होता है? जब एक गांव में एक ही दुकान हो, खाली रमेश एक प्रकार से केवल दुकान खोले हों। ठीक है, अब जब रमेश की दुकान ही तो चीनी चाहे 40 में बेचें, चाहे 38 में बेचें और चाहे 42 में बेचें। ठीक है, चूँकि जब और कहीं मिलबे न करे तो चाहवा तो पीबे करबो, यानी बिना चाहवा का कैसे
रहबो, यानी चाय तो पीहिन का परे। तो अगर चाय पीना है तो रमेश की दुकान से चीनी 40-42 में भी लानी पड़ेगी। इसी को बोलते हैं भैया एकाधिकार, यानी कि एकदम से एक छत्र राज करो जगह कहा जाता है। ठीक है, हाँ स्वतंत्र ना सिर पे कोई और भाव ही मन करे जो सोई, मतलब जौन मन है तो कर रहे हैं ये चीज़ें। अब ये पहला आपका क्लियर हो गया। तो एकाधिकार आपको समझ में आ गया कि एकाधिकार होता क्या है। एकाधिकार से अगर आपका दीर्घ उत्तरीय मतलब लघु उत्तरीय में भी प्रश्न पूछेगा तो भी आप लिख करके समझा करके बता पाएंगे कि बेसिकली एकाधिकार होता क्या है। वीडियो अगर पसंद आ रही है मेरे भाई तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि मैं एक प्रकार से मॉडल पेपर डिस्कशन कर रहा हूँ और आपने इससे पहले कुछ पढ़ा नहीं है। एकाधिकार एक ऐसा टॉपिक है आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग जिससे हमेशा प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं, तो ऐसे ही प्रश्नों को मैंने इसमें रखा है। दूसरा प्रश्न ये भी समझो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सब मार्केट से रिलेटेड वाले प्रश्न हैं। दूसरा क्वेश्चन है अपूर्ण प्रतियोगिता क्या है। अपूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण मतलब पूरी नहीं, आ माने नहीं, पूर्ण माने पूरी, तो पूरी नहीं क्या प्रतियोगिता, कंपटीशन। बाजार में क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता जब नहीं होती है बाजार में तो एक प्रकार से बाजार में उतना ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। देखिए लेफ्ट बिच नाम के एक विद्वान है, अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने कहा कि एकाधिकृत प्रतियोगिता या एकाधिकार जो प्रतियोगिता होती है वह बाजार की स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से विक्रेता पाए जाते हैं। विक्रेता मतलब कई सारे बेचने वाले उसमें होते हैं, जैसे कि रमेश, मुकेश, सुरेश, दिनेश सभी हैं बेचने वाले। ठीक है, परंतु प्रत्येक विक्रेता की वस्तु उपभोक्ता के मस्तिष्क में दूसरे विक्रेताओं की वस्तु से अलग होती है। जैसे कि मान लेते हैं एक रमेश व्यक्ति हैं, रमेश हैं और दूसरे मुकेश हैं, अब उदाहरण के माध्यम से ही समझेंगे, और तीसरे सुरेश हैं, यानी कि कई लोग एक प्रकार से मार्केट में एक प्रकार से बेच रहे हैं कोई सामान मान लेते हैं। लेकिन अब रमेश के चीनी जोन है, मान लेते हैं रमेश चीनी दे रहे हैं, अब रमेश चीनी अगर 40 में दे रहे हैं, मुकेश 38 में भी दे रहे हैं और सुरेश आपके 42 में या 40 में दे रहे हैं। अब मान लेते हैं सुरेश की क्वालिटी, अब चीनी की क्वालिटी डिपेंड करेगी यहाँ पर। अब कुछ उपभोक्ता हैं जो रमेश के पर्टिकुलर ग्राहक हैं, यानी रमेश के बंधे ग्राहक हैं, अब वो रमेश के यहाँ ही खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि रमेश के यहाँ पर एक प्रकार से उनको चीनी की क्वालिटी में कुछ अलग दिखता है जो चीनी की क्वालिटी मुकेश और सुरेश के यहाँ नहीं दिखते। क्योंकि मुकेश चीनी 38 में बेच रहा है तो लोगों को ये लग रहा है कि मुकेश कहीं ना कहीं पे ये 2 रुपये अगर कम बेच रहा तो इसकी चीनी की क्वालिटी में डाउन मतलब कुछ कमी होगी, या सुरेश चूँकि लोगों को पसंद नहीं इसलिए। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि दूसरे विक्रेताओं से वस्तु की अलग होती है, ऐसा उपभोक्ता को लगता है, यानी जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो क्रेता होते हैं, जो खरीदार होते हैं, उनको लगता है कि हाँ ये विक्रेता उचित माल देगा उचित दाम में। इसीलिए एक प्रकार से ये होती है आपकी अपूर्ण प्रतियोगिता, पूरी प्रतियोगिता नहीं। पूरी प्रतियोगिता में क्या होता है कि कंपटीशन होता है एकदम से ज़बरदस्त, लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि कई दुकानें हैं फिर भी किसी एक ही दुकान पर भीड़ लगती है, चूँकि वह एक प्रकार से क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों एक प्रकार से ठीक ठाक देता है। तो ये हो गई आपकी अपूर्ण प्रतियोगिता। दूसरे विद्वान आए लेब हेक्सकी। लेब हेक्सकी महोदय आते हैं, उन्होंने कहा कि एकाधिकृत प्रतियोगिता आधुनिक समय में ऐसी कार्यप्रणाली को स्पष्ट करती है जिसमें एक बड़ी संख्या में विक्रेता विषम रूप वस्तुएं अथवा आंशिक विभेदीकरण वस्तुएं बेच रहे हैं तथा जिसमें प्रवेश की स्वतंत्रता होती है। तो आधुनिक समय में एक ऐसी कार्यप्रणाली को स्पष्ट करती है एकाधिकृत प्रतियोगिता जिसमें क्या होता है एक बड़ी संख्या में विक्रेता यानी कि जो बेचने वाले होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो विषम रूप वस्तुएं, विषम रूप मतलब कई प्रकार की अलग अलग तरीके की वस्तुएं बेचते हैं अथवा आंशिक विभेदीकरण वस्तुएं बेच रहे हैं। आंशिक विभेदीकरण मतलब क्या होता है कि बहुत कम अंतर है दोनों की वस्तुओं में, कोई लोकल और कोई ओरिजिनल बेच रहा है, कोई लोकल कोई उससे कम लोकल कोई उससे ओरिजिनल, इस तरीके से वस्तुएं बेच रहे होते हैं जिसमें प्रवेश की स्वतंत्रता होती है, कोई भी खरीद सकता है लेकिन लोगों को किसी एक की ही वस्तु पसंद आ जाती है। ये होती है प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता। इस प्रकार एकाधिकृत मतलब एक अधिकृत प्रतियोगिता बाजार में एकाधिकार यानी कि मोनोपोली जिसको बोलते हैं, मोनोप्लाई तथा प्रतियोगिता यानी इसको आप कंपटीशन बोलते हैं, दोनों का अंश पाया जाता है इसमें। ठीक है, तो एकाधिकार और प्रतियोगिता दोनों के अंश मिला करके तब एक प्रकार से एकाधिकृत प्रतियोगिता या अपूर्ण प्रतियोगिता बनती है। अपूर्ण प्रतियोगिता को ही एकाधिकृत जो है बोलते हैं क्या, प्रतियोगिता। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करें, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं या मिक्स्ड इकोनॉमी। परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है मिक्स्ड इकोनॉमी को लेकर के, ये है क्या। ठीक है, देखिए दो
तीन प्रकार की इकोनॉमी, पहले दो प्रकार की इकोनॉमी चलती थी, दो प्रकार की अर्थव्यवस्था। जब एक प्रकार से विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 के बाद से विश्व जो था वो संसार पूरा दो गुटों में बंट गया। एक गुट था पूंजीवादी राष्ट्रों का, जिसमें पूंजी यानी कैपिटलिज्म यानी कि केवल पूंजी को महत्व दी जाती थी, जो पूंजीपति थे उन्हीं के हाथों में उत्पादन के साधनों पर उन्हीं का अधिकार था। और एक ऐसे देश थे जो साम्यवादी विचारधारा को फॉलो कर रहे थे, समाजवाद को फॉलो कर रहे थे, वो थे एक प्रकार से जो सरकारी यानी कि हर एक उत्पादन के साधनों पर सरकारी स्वामित्व हो। ठीक है, जैसे कि रसिया जो था वो समाजवाद की एक प्रकार से बात करता था, और जो एक प्रकार से अमेरिका था वो पूंजीवाद की बात करता था। यानी अमेरिका के साथ जो राज्य गए या देश गए वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड रहे, और जो एक प्रकार से रूस के साथ थे वो एक प्रकार से समाजवादी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड रहे। लेकिन हुआ क्या कि भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत भी चूंकि अपने आप में एक विशाल कंट्री थी, बड़ी कंट्री थी, और भारत की अमेरिका से भी बनती थी और रूस से भी बनती थी। अब भारत किसी एक का विरोध और किसी एक का सपोर्ट कर नहीं सकता था, इसीलिए भारत ने बीच का रास्ता अपनाया, और हमेशा से भारत मध्यस्थता का रास्ता अपनाता है, बीच का रास्ता अपनाता है। तो भारत ने कहा कि भाई मैं देखो, हमारा देश आज़ाद हुआ है 1947 में, 1950 में लागू हुआ संविधान भारत का 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद। लेकिन हुआ क्या कि जब संविधान वगैरह लागू हो रहा था तो उसमें समाजवादी एक प्रकार से अर्थव्यवस्था की बात नहीं करी गई थी। बाद में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया है भारतीय संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, लेकिन उससे पहले भारत समाजवादी विशेषता पर आधारित नहीं था। भारत मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करता है, यानी कि जिसमें पूंजीपतियों का भी कुछ अधिकार होता है उत्पादन के साधनों पर, और जो एक प्रकार से सरकारी होते हैं उनका भी, यानी कि सरकार का और निजी दोनों, एक यानी प्राइवेट और सरकारी दोनों प्रकार के जो है लोगों का हाथ होता है, दोनों प्रकार के लोगों का एक प्रकार से पूरा का पूरा सहयोग होता है लोगों पर। यानी प्राइवेट बस भी चलती है और सरकारी बस भी भारत में चलती है, प्राइवेट स्कूल भी भारत में है, सरकारी स्कूल भी हैं, प्राइवेट ट्रेनें चलती हैं, प्राइवेट एक प्रकार से मतलब कि सरकारी भी ट्रेन चलती है, प्राइवेट जेट विमान चलते हैं और सरकारी भी चलते हैं। यानी हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे तो भारत में एक तरफ निजी स्वामित्व है और एक तरफ एक प्रकार से सरकारी सार्वजनिक है। ठीक है, तो पब्लिक और एक प्रकार से प्राइवेट दोनों चीज़ें भारत में विद्यमान हैं, और इन्हीं दोनों को मिला करके ही बनता है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको समझा ताकि पूरा इतिहास ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म, पूंजीवाद अमेरिका में है और समाजवाद कहाँ पर है, रूस में है। अब इन दोनों को मिला जुला रूप जो होता है, दोनों का सम्मिश्रण रहता है किसमें, मिक्स इकोनॉमी में और मिश्रित इकोनॉमी में। और पर्याप्त मात्रा में सरकारी हस्तक्षेप भी होता है, परंतु सरकारी हस्तक्षेप प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष भी हो सकता है। यानी कुल मिलाकर के अगर मैं बताऊं तो जहां पर जैसे निजी स्वामित्व है, जैसे कि अब जियो ने अपना रिचार्ज महंगा किया या और लोगों ने महंगा किया, फिर जियो ने सस्ता भी किया, जब एक प्रकार से बीएसएनएल चूँकि सरकारी कंपनी है और जियो जो है प्राइवेट है, वोडाफोन प्राइवेट है, एयरटेल प्राइवेट है, तो ये सब प्राइवेट है, इन सभी लोगों ने अपना रिचार्ज महंगा कर दिया, प्लान महंगा कर दिया। लेकिन अब एक प्रकार से जब तो सरकारी जो कंपनी है बीएसएनएल, अब बीएसएनएल क्या करेगा, बीएसएनएल ने एक प्रकार से प्लान लॉन्च किया, बीएसएनएल ने बताया कि भाई तुम्हारी ही नहीं हो मार्केट में, हम भी हैं, तो यहाँ पर प्रतियोगिता हुई तो मूल्य एक प्रकार से जियो वालों को थोड़ा बहुत कम करना पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि भाई सरकारी हस्तक्षेप भी होता है, अगर प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा उफान पर आते हैं, मनमानी करते हैं, तो सरकारी वाले उनको दाब देते हैं। ठीक है, ये होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। लेकिन अमेरिका में क्या है, जो प्राइवेट है बस वही जो महंगा है, महंगाई होती जा रही है, उसमें एक प्रकार से सरकार उतना हस्तक्षेप नहीं कर सकती जितना भारत में कर सकती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। विस्तृत अर्थ में अगर देखें मिश्रित अर्थव्यवस्था को, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी सिस्टम है या एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें स्वतंत्र उपक्रम के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर परोक्ष नियंत्रण रखा जाता है। संकुचित अर्थ में इसको अगर देखें मिश्रित अर्थव्यवस्था में को, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें स्वतंत्र उपक्रम के साथ साथ राज्य के द्वारा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भी किया जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से मिक्स्ड अर्थव्यवस्था के लिए संकुचित अर्थ ही अधिक उपयुक्त होता है। कुल मिलाकर के इसमें क्या होता है कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें स्वतंत्र उपक्रम के साथ साथ राज्य के द्वारा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भी होता है। राज्य यानी कि जो एक प्रकार से देश होता है, सरकारें होती हैं, वो भी इसमें हस्तक्षेप करती हैं समय समय पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत में कैसी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी ही है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा ऐसे ही प्रश्नों के लिए। ठीक है, लगातार मैं वीडियो देता रहता हूँ। चौथा प्रश्न है आपका, प्रश्न सीमांत उपयोगिता क्या है। सीमांत उपयोगिता, देखिए सीमांत यानी सीमा अंत,
तो सीमांत उपयोगिता उस अतिरिक्त संतुष्टि या अतिरिक्त उपयोगिता को बताती है जो कि उस वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से उपभोक्ता को प्राप्त होती है। अतिरिक्त इकाई या लास्ट इकाई जिसको बोलते हैं, जिससे उपभोक्ता संतुष्टि को प्राप्त करता है, वही सीमांत उपयोगिता होती है। सीमांत उपयोगिता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। कैसे, क्या परिभाषा देखें। एक वस्तु की किसी मात्रा की, कोई वस्तु है उसकी किसी मात्रा की, यानी किसी मात्रा, कोई भी पर्टिकुलर थोड़ी छोटी चीज़ें ले लें, कोई भी मात्रा की सीमांत उपयोगिता यानी उसकी कुल उपयोगिता, मतलब कि सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में उस वृद्धि को बताती है जो कि उपयोग में वस्तु की एक एक इकाई की वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। सीमांत उपयोगिता लास्ट इकाई या उसकी एक प्रकार से जो प्रबल इच्छा होती है लोगों को पाने की, या एक प्रकार से उसकी उपयोगिता कितनी प्रबल है, तो वो एक प्रकार सीमांत उपयोगिता होती है। उसकी एक एक इकाई का महत्व क्या है, उसमें वृद्धि के परिणाम स्वरूप जो प्राप्त होती है, ठीक है, वो चीज़ें सीमांत उपयोगिता होती हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन से। अब ये लघु उत्तरीय में प्रश्न आपसे बन सकता है। प्रश्न आपका क्या है लघु उत्तरीय में, देखें आपका ये पहला प्रश्न मान लीजिए लघु उत्तरीय का प्रश्न है, मांग को परिभाषित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। मांग क्या होती है, मांग माने डिमांड। डिमांड, ये मांग जो मांग भरने वाली मांग नहीं है, ये मांग है भैया। नहीं तो आप सोचो कि वो डायलॉग याद आ गया, 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, हर वक्त कीमत ही पूछा करते हो, तो वो वाला नहीं है ये मांग। ये मांग भरने वाली मांग नहीं, ये मांग में दोस्तों है डिमांड वाली मांग। डिमांड मतलब समझ रहे हैं ना, इकोनॉमी सब्जेक्ट जो है ये डिमांड एंड सप्लाई पर काम करता है। डिमांड मतलब कि क्या मांग है, मार्केट क्या चाह रहा है, जनता क्या चाह रही है, उसी अकॉर्डिंग एक प्रकार से क्या होता है उसको बनाया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं जनसंख्या ज़्यादा हुई, मोटरसाइकिल की डिमांड ज़्यादा हो गई, ब्याह लगन जब आती है, जब लगन आती, लगन मतलब समझ रहे हैं ना, जब शादी ब्याह के मौसम चलता है तो मोटरसाइकिल के खूब डिमांड होती, तो शायद मोटरसाइकिल खूब धक्का बनक शुरू हो जाती, क्योंकि लोगन का पता है कि मोटरसाइकिल दहेज में खूब चल रही हैं इंडिया में, ठीक है। तो क्या होता है उस दौरान मोटरसाइकिल बननी शुरू हो जाती हैं। तो डिमांड क्या ही कि मोटरसाइकिल चाहिए। अब मोटरसाइकिल जब डिमांड बढ़ी तो सप्लाई ऑटोमेटिक मोटरसाइकिल की लोगों को करनी पड़ती है, तो सप्लाई भी होने शुरू हो गई। तो इसलिए डिमांड एंड सप्लाई ये दोनों एक प्रकार से तालमेल बैठा करके चलते हैं और पूरी इकोनॉमी डिमांड एंड सप्लाई के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो मांग को प्रभावित करने वाले कई सारे तत्व हैं। डिमांड कब कब प्रभावित होता है यही आपसे पूछा गया। तो डिमांड एक प्रकार से कब घटेगा कब बढ़ेगा, डिमांड में चेंजमेंट कैसे होगा, इसको प्रभावित करने वाले कई सारे फैक्टर्स हैं या इसको प्रभावित करने वाले कई सारे तत्व हैं। उन्हीं तत्वों के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखें, पहला तत्व है जो कि मांग को प्रभावित करता है, वो है जनसंख्या का आकार और रचना। जनसंख्या कैसी है और जनसंख्या कहाँ कहाँ तक फैली, उसका आकार कैसा और उसकी रचना कैसी है, ये डिपेंड करता है जनसंख्या की वो डिमांड कैसा करेगी। दूसरा जो फैक्टर प्रभावित करता है वो है आय का वितरण, यानी कि प्रत्येक जनता में आय कैसे कैसे, यानी कि आय किसी एक व्यक्ति के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है, या सभी के पास बराबर है या सभी के पास कुछ कुछ एक प्रकार से अंतर है बाकी। तो आय का वितरण कैसे, लोग पैसा कैसे कमाते हैं। दूसरा, तीसरी बात, वस्तु की अपनी कीमत क्या है, यानी वस्तु की कीमत अगर बहुत ज़्यादा होगी तो लोग उसकी डिमांड कम करेंगे, लेकिन अगर वस्तु की कीमत कम होगी तो लोग उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चौथी बात, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, यानी कि जैसे मान लेते हैं अगर आपको चाय पीना है, अब चाय पीना है तो चीनी के साथ आपको चाय पत्ती भी लेनी पड़ेगी, अदरक भी लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए मान लेते हैं अगर चाय पीने का किसी व्यक्ति का मन है तो चीनी खरीदेगा तो चाय पत्ती लेनी पड़ेगी। तो यही होती है कि जो संबंधित वस्तुएं होती हैं उनकी कीमतें कैसी हैं। तो डिमांड चीनी की तब होगी जब चाय पत्ती भी उसी हिसाब से कम होगी, यानी चीनी अगर 40 में है, चाय पत्ती भी 10-20 रुपये मिल जाए तो लोग चाय पीना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर चाय पत्ती 90 रुपये की मिल जाए जो 10 वाली आती है और चीनी 40 की हो जाए तो लोग चाय पीना ही धीरे धीरे बंद कर देंगे कि भाई क्यों पिएंगे हम। तो संबंधित वस्तुओं की कीमतें क्या है इस पर भी डिपेंड करता है कि मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा पांचवा है उपभोक्ता की आय, यानी उपभोक्ता मतलब जो कंज्यूमर से जो खरीदार है वो कितना कमाता है, इस बात पर भी एक प्रकार से डिमांड डिपेंड करती है। अगर ज़्यादा कमाएगा तो ज़्यादा डिमांड रहेगी उसकी, कम कमाएगा तो कम डिमांड रहेगी, ठीक है। इसके अलावा कीमत परिवर्तन की संभावनाएं, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी वस्तुओं की कीमत परिवर्तन की संभावना लोग लगा करके उसको पहले से चीज़ों को खरीद लेते हैं कि भाई ये समय आ रहा है इसकी कीमत में बढ़ोतरी होगी तो इसको खरीद लो, ठीक है। तो ये भी परिवर्तन करता है डिमांड को, यानी कि उसको उस समय डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी जब पता चलेगा कि भविष्य में ये वस्तु महंगी होने वाली है, उसको लोग पहले खरीद करके रखना शुरू कर देंगे। इसके अलावा जैसे कोरोना काल में आप देखते हैं गुटखा उटका खूब ज़्यादा पहले लोग खरीद के रख लिए थे ताकि बाद में उसको बेचें, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
8वां तत्व व्यापार चक्र की अवस्था। व्यापार चक्र की अवस्था कैसी है, ये भी डिपेंड करता है। इसके अलावा बचत करने की प्रवृत्ति, किसी व्यक्ति में बचत करने की प्रवृत्ति कैसी, मान लेते हैं वो 10,000 कमाता है और 10,000 उसका इधर उधर खर्च हो जाता है तो डिमांड उसकी नहीं रह जाएगी। अगर वो 10,000 कमाता है और 5,000 बचा लेता है तो उसकी डिमांड धीरे धीरे होनी शुरू हो जाएगी और वो अन्य चीज़ों पर जो है पैसा इन्वेस्ट करेगा। इसके अलावा संयुक्त मांग वाली वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन, जब कभी कभी संयुक्त मांग वाली कुछ वस्तुएं होती हैं उनके मूल्य में परिवर्तन होता है तो उससे भी मांग में एक प्रकार से परिवर्तन होता है, मांग उससे प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये रही मांग के एक प्रकार से जो प्रभावित करने वाले तत्व थे मांग को, उसके बारे में बताया। दूसरा क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय का देख लें। ये भी प्रश्न आपका मांग से रिलेटेड है, पूछा जा सकता है, परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। मांग के नियम की मान्यताएं क्या है, मांग का नियम जो है इसकी क्या मान्यता है, क्या एक प्रकार से विशेषता है, क्या नियम कायदे हैं। तो मांग के नियम की मान्यताएं अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर आधारित होती हैं। अन्य बातें समान रहें वाक्यांश पर जिन बातों को सम्मिलित किया जाता है उन्हीं को इस नियम की मान्यताएं कहते हैं। अब अन्य बातें समान कब रहती हैं, जब ये सब चीज़ें एक प्रकार से आप जानेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि अन्य बातें समान रहने पर एक प्रकार से जो एक प्रकार से नियम है कि जो मान्यताएं हैं मांग के नियम की, वो यही मान्यताएं हैं जो यहाँ पर एक एक पॉइंट करके लिखा है। ठीक है, इनको समझने का प्रयास करें। देखें, पहली बात, उपभोक्ताओं की आय यथास्थिर रहनी चाहिए। सबसे पहली बात, मांग का नियम क्या कहता है, मांग का नियम की मान्यता यह है पहली बात कि जो उपभोक्ता की आय है, यानी जो खरीदार है, जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, जो ग्रहण करने वाला है, उसकी आय यथास्थिर रहनी चाहिए, मतलब आय में घटोतरी बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। मांग का नियम ये कहता है, यानी उसकी आय स्थिर रहे। दूसरी बात, उपभोक्ताओं की रुचि और स्वभाव, यानी कि उसका इंटरेस्ट और उसका स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर उसकी रुचि में और उसके स्वभाव में परिवर्तन होगा तो डिमांड में भी परिवर्तन हो जाएगा, मांग में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो मांग का नियम ये कहता है कि उसकी रुचि और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात क्या कहता है, अन्य वस्तुओं के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई अगर अन्य वस्तु है उससे रिलेटेड उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, तो उसके मूल्य में भी अगर परिवर्तन हो जाएगा, मतलब उसके मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अगर हो जाएगा तो इससे भी डिमांड पर प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए मांग के नियम में बताया जाता है कि अन्य वस्तुओं के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए जो उस पर्टिकुलर जो है वस्तु से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा चौथा पॉइंट है कि किसी नई स्थापन्न वस्तु का उपभोक्ता को पता नहीं लगना चाहिए। स्थापन्न वस्तु वह वस्तु होती है महोदय, स्थापन्न वस्तुएं क्या होती हैं। आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा कि गुरुदेव ये बताएं ये स्थापन्न वस्तु क्या होती है। देखें, स्थापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं महोदय जो एक प्रकार से, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक चीज़ है, जैसे ये रिमोट, ये एक रिमोट है और ये दूसरा रिमोट है, दोनों का काम सेम है लेकिन इसकी कंपनी दूसरी है और इसकी कंपनी दूसरी है। यानी जब एक वस्तु से आपका काम चल रहा है और वह वस्तु एक प्रकार से उस वस्तु के जैसी कोई दूसरी वस्तु मार्केट में अवेलेबल हो जाती है तो वह वस्तु उस वस्तु की स्थापन वस्तु होती है। जैसे मान लेते हैं आप किसी कंपनी का, आप ए नाम की कंपनी का चप्पल पहन रहे थे, अब बी नाम का भी चप्पल आ गया, ए नाम की कंपनी का चप्पल आप 100 रुपये में खरीद कर पहन रहे थे, अब कोई बी नाम की कंपनी है वो चप्पल बेच रही कितने रुपए की, 75 रुपये का चप्पल मार्केट में आ गया, सेम क्वालिटी है, यानी ऐसी ही क्वालिटी, एक ही क्वालिटी और इससे कम दाम में आ गया, तो ये स्थापन वस्तु, यानी कि इसी की जैसा प्रोडक्ट आ जाए मार्केट में, ठीक है, तो वो स्थापन वस्तुएं होती हैं। स्थापन वस्तुएं कब चलती हैं, कब धोखा देती हैं, क्योंकि क्वालिटी सेम रहेगी और दाम कम रहेगा। तो चूंकि पहले जैसे मान लेते हैं कई प्रकार के प्रोडक्ट आप देखते हैं नए नए आने लगे, शुरू हो गए हैं, जैसे पहले एक प्रोडक्ट बनता है फेमस होता है, फिर उसी जैसे नए प्रोडक्ट बना दिए जाते हैं। तो ए नाम की वस्तुएं जो 100 रुपये में चप्पल जो लोग खरीदते थे, अब वो चप्पल लोग क्या करेंगे, एक बार जो दुकानदार होगा बोलेगा कि भाई ये नया चप्पल आया है, ये स्थापन, वही स्थापन वस्तुएं, यानी एक वस्तु का जो यूज़ है उसी यूज़ में दूसरी कोई वस्तु आ जाए, ठीक है, वही स्थापन वस्तुएं होती हैं। तो भाई बी वाली वस्तु लोग खरीदेंगे, चलो 75 का एक बार ट्राई करते हैं, तो 75 का पहनेंगे, अगर क्वालिटी अच्छी आ गई, सेम वही फीलिंग मिली, तो बी वाली एक प्रकार से डिमांड इसकी बढ़ जाएगी और ए वाले की डिमांड घट जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इसकी क्वालिटी में परिवर्तन नहीं हुआ, यानी इसकी क्वालिटी बहुत घटिया है, तो बी वाला एक प्रकार से उसमें उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, यानी वो प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाएगा और ये प्रोडक्ट तो अपने उफान पर था ही पहले से, ठीक है।
तो ये अगर क्या हो किसी नई स्थापन वस्तु उपभोक्ता को ऐसा ना पता चले कि कोई बी नाम का भी प्रोडक्ट मार्केट में आया है, यानी कि अगर जिस वस्तु का वो उपभोग कर रहे हैं, जिसकी मांग उनके लिए एक प्रकार से बराबर मात्रा में बनी हुई है, तो अगर जैसे चाय पहले था, चाय की डिमांड ज़्यादा थी, अब कॉफ़ी भी आ गई तो चाय की डिमांड ऑटोमेटिक थोड़ी बहुत कम होगी, क्योंकि चाय कॉफ़ी का स्थापन एक प्रकार से थोड़ी बहुत मान सकते हैं। ठीक है, जैसे चाय के स्थान पर कॉफ़ी पी लिया, तो अगर मतलब कि उपभोक्ता को ये नहीं पता चलना चाहिए कि इसके स्थान पर कोई दूसरी वस्तु आ चुकी है मार्केट में। ठीक है, ये भी मांग का नियम कहता है। इसके अलावा भविष्य में वस्तुओं के मूल्यों में अधिक परिवर्तन होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। भविष्य में क्या हो, वस्तुओं के मूल्य में, जैसे मान लेते वस्तु कोई है, उसके मूल्य में, उसके वैल्यू में अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब संभावना भी ना हो कि इसके मूल्य में बहुत बढ़ोतरी होगी। ऐसे में क्या होता है, जब लोगों को पता चलता है कि भाई ये वस्तु तो भविष्य में इतने महंगी हो जाएगी, तो लोग उस वस्तु को खरीदना पसंद नहीं करते हैं, यानी कि उस वस्तु को नहीं खरीदते हैं जो वस्तु भविष्य में बहुत महंगी होने वाली है। ठीक है, समझ रहे हैं चीज़ों को ना, यानी कि उन वस्तुओं को लोग खरीदना नहीं पसंद करते हैं जो भविष्य में जा करके और महंगी हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर इसकी आदत लग गई तो भविष्य में और महंगी होती चली जाएंगी, तो लगातार हमको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए उसकी भी डिमांड कम हो जाती है। छठी बात यह है कि वह वस्तु ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके प्रयोग करने से समाज में अधिक प्रतिष्ठा मिलती हो। इसका कारण यह है कि प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं प्रायः धनी लोगों के द्वारा ऊंचे मूल्यों पर अधिक मात्रा में खरीदी जाती हैं, और जो निम्न जाति के लोग हैं या निम्न पैसे के लोग हैं, निम्न आर्थिक स्थिति वाले लोग हैं, वो उन चीज़ों को नहीं खरीद पाते, इसीलिए उनकी डिमांड हमेशा घटी ही रहेगी। यानी ऐसी चीज़ें ना बनाएं जिससे केवल क्या हो, किसी विशेष एक वर्ग का एक प्रकार से फ़ायदा होता हो या वही वर्ग खरीद पाए उसको। इन चीज़ों के लिए एक प्रकार से यही सब चीज़ें हैं जो कि मांग के नियम की मान्यताएं हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, आपके समझ में भी आई भी होंगी। यहाँ पर एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप एक प्रकार से इन सभी इसका PDF वगैरह प्राप्त करना, जैसे इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है और इकोनॉमिक्स के ऐसे और मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियो रिवीजन क्लास ये सब देता रहूँगा मैं, तो इकोनॉमिक्स इसके अलावा इकोनॉमिक्स हो गया, या हिंदी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, सोशियोलॉजी है, ठीक है, होम साइंस है, या एक प्रकार से आपका कोई और सब्जेक्ट है, एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन सब्जेक्ट हो गया आपका, हिस्ट्री सब्जेक्ट है, ठीक है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी सब्जेक्ट है, तो सभी को एक प्रकार से मैं पढ़ाता हूँ सारे सब्जेक्ट। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आप चाहते हैं हमसे जुड़ना भविष्य में हमेशा के लिए, या भविष्य में आप जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप एक प्रकार से या हमसे आप डायरेक्टली एक प्रकार संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है 91 61 93 60 62। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको SMS करना है, और इसका PDF वगैरह जो मिलेगा उसके लिए व्यवस्था करी गई है, लेकिन उसके कुछ चार्ज रखे गए हैं। और जो हिंदी का कोर्स है, बेसिकली हिंदी का कोर्स भी है, और उसी हिंदी कोर्स के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट के भी कोर्सेस अवेलेबल करवा दिए हैं मैंने। मतलब बिल्कुल एक प्रकार से आपको मात्र और मात्र 100 रुपये में आपका 3 सब्जेक्ट, देखिए 3 सब्जेक्ट आपको मेजर पढ़ने होते हैं, एक सब्जेक्ट आपको माइनर पढ़ना होता है, और एक सब्जेक्ट आपका को करिकुलर। इन सभी की तैयारी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अगर आपको कोर्स लेना है, हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा, तो अभी ज्वाइन करें कोर्स। 91 61 93 60 62 पर SMS करें, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण इसीलिए मैं बता रहा हूं, चूंकि आपको एक एक चीजें विस्तार से समझा करके मॉडल पेपर्स के माध्यम से और चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स इन सभी के माध्यम से मैं बताता हूं। आपको करना कुछ नहीं है, मात्र इस पे SMS करना है, बोलना है हमको सर हमको कोर्स चाहिए, हिंदी साहित्य का कोर्स, या अगर हिंदी सब्जेक्ट नहीं भी है तो बाकी सब्जेक्ट आपके हैं तो उसका भी एक प्रकार से कोर्स वही हिंदी वाले कोर्स में ही ऐड कर देंगे। उसी में हर एक सब्जेक्ट की क्लास चलती है, उसी ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। मात्र आपको कितने रुपए पे करने भैया, मात्र और मात्र 100 रुपए, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए में आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिलेंगी। शुक्ला स्टडी पॉइंट से आप डायरेक्टली जुड़ पाएंगे, आप हमसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे, आप हमसे अपने डाउट क्लियर कर पाएंगे, तमाम प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो भी आपको मिलती रहेगी, PDF नोट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखें क्या क्या मिलेगा, PDF नोट, जैसे ये यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ें पढ़ाने के बाद में इसकी जो PDF होगी वो ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो ये भी आपको ग्रुप में मिल जाएगी। हर एक सब्जेक्ट की ऐसी PDF बनेगी, और भी मॉडल पेपर्स की PDF बनेगी, रिवीजन क्लास की PDF बनेगी, तो वो सब आपको मिलती रहेगी। यानी परीक्षा के दौरान आपको बहुत सारी विधिवत तैयारी करवाएंगे हम, ठीक है। पुराने जो एक प्रकार से क्वेश्चन पेपर हैं ये भी आपको मैं देने का प्रयास करूँगा।
कई विश्वविद्यालयों के क्वेश्चन पेपर जो होंगे उनको भी मैं देने का प्रयास करूंगा। इससे क्या होगा कि आपको अंदाजा लगेगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। सारी जानकारी आपको पीडीएफ के साथ साथ आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे, ठीक है। वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर, इसके अलावा मैराथन क्लास मिलेगी, ठीक है। मैराथन क्लास मिलेगी, मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, ठीक है। मॉडल पेपर परीक्षा उपयोगी जो क्वेश्चन है जो पिछले कई वर्षों से परीक्षाएं पूछे जा रहे हैं वो भी बताएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो एक प्रकार से जल्द ही लाने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको आप पढ़ करके, या ऐसे टॉपिक जो कि एक प्रकार से परीक्षा में पिछले 2-3 वर्षों में जहाँ से प्रश्न खूब ज़्यादा बने हैं, तो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो अगर कोर्स लेना है तो मात्र 100 रुपये पे करके आप कोर्स ले सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं, क्या इसी नंबर पर एसएमएस करना है, वहाँ पर एक स्कैनर मैं सेंड करूँगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये सेंड कर देने हैं। उसके बाद में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में वहीं पर आपकी क्लासेस होती रहेंगी। जो भी क्लास होगी उसकी लिंक मैं सेंड करता रहूँगा, आसानी से आप क्लास लेते रहिएगा। कुछ क्लासेस आपको प्राइवेट फॉर्म में यूट्यूब पर मिलेंगी, जो कोर्स लेने वाले छात्र छात्राओं को ही मिलेंगी, और बाकी क्लासेस जो होंगी यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो अगर आप कोर्स लेंगे तो आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है, मॉडल पेपर्स में, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो मात्र 100 रुपये की बात है, और इसीलिए मैंने प्राइस आप लोगों के कहने पर, ताकि आप लोग उसको खरीद सके, और एफर्ट मतलब बहुत कम प्राइस रखी है ताकि कोई दिक्कत ना हो। आप 100 रुपये तो आजकल आप एक बार मार्केट जाते हैं चाय समोसा खाकर ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि भाई वो 100 रुपये अगर आप लगा करके पढ़ेंगे तो क्लास आप देखेंगे, वैसे आप क्लास देखते नहीं हैं। तो आप जो छात्र छात्राएं पढ़ने वाले हैं, आगे अपना भविष्य बीए के बाद में एमए करने वाले हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले हैं, नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने वाले हैं, प्रोफेसर और लेक्चरर बनना चाहते हैं, या अन्य मास्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको कोर्स लेना बहुत ज़रूरी है। मैं सजेस्ट ही कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करते हैं। पिछले 7 वर्षों से, सॉरी 7 बोल रहा हूँ, पिछले 6 वर्षों से मैं आपको एक प्रकार से पढ़ा रहा हूँ, बीए के क्षेत्र में लीड कर रहा हूँ। 2017 मैंने पढ़ाया, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 चल रहा है, ठीक है। 3, 3, 6, 2, 8, 7-8 वर्ष हो गए लगभग, ठीक है, पढ़ाते हुए, ठीक है। और जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई तब से भी मैं एक प्रकार से आपको विधिवत तरीके से पढ़ा रहा हूँ। हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से लगभग 100% नहीं तो लगभग 80 से 90% जो क्वेश्चन होते हैं हूबहू आ जाते हैं। ये आपके सीनियर्स लोगों ने एक प्रकार से कमेंट करके बताया होगा। आप कमेंट सेक्शन देख लीजिएगा, या फिर आप वीडियो लेक्चर देख करके जो क्वेश्चन पेपर है उसको मिला लीजिएगा, ठीक है। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा नंबर का, और तुरंत एसएमएस करें। आप जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लेंगे तो उतना ही फायदा आपका होगा। जल्दी जल्दी एडमिशन लेंगे, बाद में क्या होगा कि हो सकता है फीस बढ़ भी जाए, इसीलिए जितना जल्दी एडमिशन लेंगे, ठीक है, उतना ही आपका फायदा होगा। आपके लिए फीस अगर आप कहेंगे तो मैं 100 ही रखूंगा, बढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करवा लेंगे तो उसमें आपका ही फायदा होगा, ठीक है, क्योंकि क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। चलें आगे देखते हैं, और भी एक प्रकार से उसको जानने का प्रयास करते हैं प्रश्नों को। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका बन सकता है, देखिए बाजार मूल्य क्या है, समझाइए। बाजार मूल्य किसे कहते हैं? लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न। देखिए बाजार मूल्य क्या है, दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। तीसरा, बाजार मूल्य क्या होता है? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या है, समझाइए। देखिए बाजार मूल्य किसी वस्तु का वह मूल्य होता है, कोई भी वस्तु है, कोई भी सामान है, उसका वह मूल्य है जो किसी समय विशेष में बाजार में प्रचलित होता है। सर आप देखते हैं मंडी में जब आप सुबह जाएं तो मार्केट वैल्यू आपके पता चलेगी कि मार्केट वैल्यू किसी चीज़ की क्या है। जैसे आप गोभी लेकर के जाते तो गोभी 5 रुपये फूल है या 6 रुपये फूल है, ये आप सुबह मंडी में डेली निर्धारित होता है। तो एक समय विशेष में एक निश्चित स्थान की एक प्रकार से जो रेट होता है मंडी का वो अलग होता है। अलग अलग मंडी का रेट अलग अलग होता है, तो एक बाज़ार का रेट दूसरे बाज़ार के रेट से भिन्न भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो बाजार मूल्य किसी वस्तु का वह मूल्य होता है जो किसी समय विशेष में यानी किसी समय में बाजार में प्रचलित होता है। बाजार मूल्य को अति अल्पकालीन मूल्य भी कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा बदलता रहता है। क्योंकि इसका संबंध अति अल्पकाल से होता है, क्षणिक होता है, एक दिन में दूसरे दिन में बदलता रहता है हमेशा, ठीक है। यह मूल्य ना केवल दिन प्रतिदिन बदलता है, वरन एक ही दिन में कई बार भी मूल्य बदलने को एक प्रकार से दिख जाता है। यानी कि एक ही दिन में सुबह कुछ और था और शाम को कुछ और हो जाता है, ठीक है। ऐसे रेट एक प्रकार से लगातार बढ़ते घटते रहते बाजार में। बाजार मूल्य वह मूल्य है जो अल्पकाल में यानी कम समय में मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित रखता है। मांग कितनी है और पूर्ति कितनी, यानी कि डिमांड अगर बहुत ज़्यादा है और माल कम है हमारे पास, तो उसकी रेट को हम बढ़ा देंगे। मान लेते हैं हमारे पास 5 ठो मोबाइल है और 15 लोग खरीदने आ गए हैं, तो डिमांड क्या है? डिमांड ज़्यादा है। डिमांड क्या है भैया? डिमांड ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई क्या है? सप्लाई आपकी कम है।
अब जब सप्लाई कम है, 5 ही प्रोडक्ट है, 15 लोगों को बेचना है। अब ये मोबाइल पहले अगर मान लेते 10,000 की मोबाइल, एक मोबाइल 10,000 की थी, अब चूंकि 15 लोग उसको खरीदने आ गए हैं उसी 5 मोबाइलिया को, तो इसका दाम क्या कर देंगे बढ़ा करके, जो 15,000 इसका रेट बढ़ गया। और जब इसका रेट बढ़ जाएगा तो कुछ लोग तो वैसे पीछे हट जाएंगे, जो बच्चे खुचे होंगे वो खरीद लेंगे इसको, ठीक है, मोबाइल को। चूंकि मोबाइल और मिल नहीं रही है तो लोग दाम बढ़ा करके खरीद लेंगे। यानी कि डिमांड जब एक प्रकार से घटती है, जब डिमांड किसी वस्तु की घटती है तो मूल्य भी घट जाता है, लेकिन जब डिमांड बढ़ती है तो उसका मूल्य भी बढ़ जाता है, अपने उफान पर होता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो मार्केट वैल्यू इसी तरीके से होती है, ये पूर्ति और मांग में संतुलन स्थापित रखता है। इस मूल्य के प्रचलन काल में पूर्ति की स्थिति लगभग स्थिर रहती है। प्रोफेसर स्टिगलर नाम के एक अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने कहा कि किसी वस्तु का बाजार मूल्य उसी समय या उसी टाइम की अवधि के अंतर्गत वस्तु का वह मूल्य है जिससे वस्तु की पूर्ति स्थिर हो, यानी वस्तु की पूर्ति दोबारा हो सके, वही मूल्य बाजार मूल्य कहा जाता है। दोबारा से वैसी वस्तु आप बना पाए उतने रुपए में, वो बाजार मूल्य होती है। मांग के घटने बढ़ने से क्या होता है, अगर डिमांड कभी घटती है या बढ़ती है, उससे बाजार मूल्य भी घटता बढ़ता रहता है। अगर डिमांड जो है घट जाएगी तो बाजार का मूल्य भी एक प्रकार से घट जाए, मतलब बाजार का मूल्य क्या हो जाएगा, घट जाएगा। डिमांड मतलब डिमांड अगर कम है किसी वस्तु की तो उसका भी, उसकी मार्केट वैल्यू भी कम कर देंगे ताकि एक प्रकार से लोग उसको खरीद लें। और डिमांड बढ़ा देंगे तो डिमांड बढ़ने से क्या होता है, मूल्य भी लगातार बढ़ता ही जाता है। इस प्रकार बाजार मूल्य निर्धारण में मांग का प्रभाव सक्रिय और पूर्ति का प्रभाव निष्क्रिय होता है। यानी पूर्ति डिपेंड नहीं करती है, मांग डिपेंड करती कि मांग क्या है। डिमांड ही डिपेंड करता है, डिमांड अगर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी तो मूल्य भी बढ़ेगा, डिमांड घटेगी तो मूल्य भी सॉरी, ठीक है। मांग का प्रभाव सक्रिय और पूर्ति का प्रभाव निष्क्रिय होता है, मतलब मांग पर ही सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। मांग अगर बढ़ेगा तो एक प्रकार से मांग बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, डिमांड जो होती है अगर वो बढ़ेगी तो पूर्ति भी एक प्रकार से उसी हिसाब से परिवर्तित हो जाएगी। यानी कि मांग जो होता है यहाँ पर प्रमुख है, और जो डिमांड यानी मांग है वो प्रमुख है, और जो एक प्रकार से पूर्ति है वो उतना मैटर नहीं करती, ठीक है। यहाँ पर प्रतिस्पर्धात्मक दशाओं में बाजार मूल्य की प्रवृत्ति सदैव सामान्य मूल्य की ओर की जाती है, ठीक है। ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी कि ये एक प्रकार से बाजार मूल्य क्या होता है, मार्केट वैल्यू क्या होती है, किसी भी वस्तु की मार्केट वैल्यू होती है, और ये हमेशा परिवर्तित होती रहती है। अगला क्वेश्चन है, अल्पकालीन बाजार एवं दीर्घकालीन बाजार से आप क्या समझते हैं। अल्पकालीन मतलब कम समय वाला, और दीर्घकालीन मतलब लंबे समय वाला। अल्पकालीन बाजार क्या होते हैं समझते हैं। शॉर्ट पीरियड मार्केट, अल्पकालीन बाजार वह बाजार होता है महोदय जिसमें वस्तु की पूर्ति को, यानी कि जो वस्तु की एक प्रकार से सप्लाई है उसको केवल वर्तमान साधनों की सहायता से, यानी जो साधन उपलब्ध हैं उन्हीं साधनों की सहायता से एक सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें इतना समय नहीं होता कि उत्पादक यानी जो बनाने वाला है, जो उस वस्तु को बना रहा है, उत्पादक अपनी स्थिर यंत्र या प्लांट को बदल सके, यानी वो प्लांट को नहीं बदल पाता, और इसीलिए वो एक प्रकार से क्या करता है, इसमें क्या होता है, वस्तु की पूर्ति को केवल वर्तमान साधनों की सहायता से या जो जो मशीनें उसके पास है उसी मशीन का प्रयोग करके वो एक सीमा तक ही बढ़ा पाता है, यानी वो ज़्यादा सप्लाई नहीं दे पाता, ठीक है। इसमें इतना समय नहीं होता कि उत्पादक अपने स्थिर यंत्र या जो भी प्लांट स्थापित किया है उसको बदल पाए। इस काल में पूर्ति को वर्तमान यंत्रों की क्षमता यानी कैपेसिटी तक बढ़ाया जाता है। दूसरे शब्दों में इस काल में उत्पादन स्थिर नहीं होता, उत्पादन भी एक प्रकार से धीरे धीरे बढ़ता रहता है, उत्पादन क्षमता स्थिर होती है इसमें, ठीक है। इसमें उत्पादन स्थिर नहीं होता, यानी उत्पादन स्थिर नहीं होता है, उत्पादन बदल सकता है, उत्पादन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन उत्पादन क्षमता जो होती है इसमें स्थिर होती है। यानी ये पता होता है कि भाई कितना, जैसे मान लेते हैं अभी तक 5 शर्ट आपके पास थी, अब एक प्रकार से 5 शर्ट थी लेकिन डिमांड बढ़ गई तो आपने 10 शर्ट छापना सोचा, लेकिन मान लेते हैं उसकी क्षमता जो है वो 8 ही शर्ट की है तो 8 ही शर्ट बना पाएगा। यानी कि जो अल्पकालीन बाजार होता है यहाँ पर 8 शर्ट एक क्षमता होती है कि भाई ये मशीन इतना ही काम कर पाएगी, अब डिमांड चाहे इतना बढ़ती चली जाए, यानी कि उत्पादन क्षमता स्थिर होती है इसमें, और उत्पादन स्थिर नहीं होता, उत्पादन में थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता है, लेकिन उत्पादन क्षमता जो होती है उसको मतलब ये पता है कि भाई इतना ही ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब ये समझते हैं कि दीर्घकालीन बाजार क्या है, यानी कि जिसको लॉन्ग पीरियड मार्केट बोलते हैं।
ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। देखिए, दीर्घकालीन बाजार वह बाजार होता है जिसमें इतना लंबा समय होता है कि पूर्ति को न केवल वर्तमान यंत्रों तथा साधनों की बल्कि नए यंत्रों और साधनों की सहायता से पूर्ण रूप से बढ़ाया जा सकता है। यानी डिमांड जैसे बढ़ी, डिमांड बढ़ने के साथ साथ 2-3 मशीनें और उठा के लगवा लिए। अब छापो झोंकुआ, जितना सप्लाई हो पाए सप्लाई देते रहो। यानी डिमांड बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर वर्तमान साधनों के प्रयोग किससे वस्तुएं तो बनाई ही जाती हैं, बल्कि और नई प्रकार की वस्तुएं या नई प्रकार के यंत्र या नई प्रकार की मशीनें वो एक प्रकार से स्थापित करके और भी एक प्रकार से प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है एक प्रकार से दीर्घकालीन बाजार। अगला क्वेश्चन से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आप फटाफट से देखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न आपका है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या है? देखिए, प्रोफेसर मार्शल नाम के एक विद्वान हैं। प्रोफेसर मार्शल अर्थशास्त्र के बहुत ही बड़े विद्वान हैं। प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पीगू, इन सभी का नाम आप हमेशा सुनेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा कीन्स महोदय, ये सब एक प्रकार से ऐसे विद्वान हैं जो अर्थशास्त्री में एक प्रकार से बहुत ज़्यादा फेमस अर्थशास्त्री रहे हैं। तो मार्शल महोदय कहते हैं कि अर्थशास्त्र कल्याणकारी, वेलफेयर जो इकोनॉमिक्स होता है, वेलफेयर यानी कि ऐसा अर्थशास्त्र जो कि सभी का कल्याण करने वाला हो। मार्शल कहते हैं कि अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवसाय यानी कि जो सिंपल एक प्रकार से व्यवसाय होता है उसके संबंधों में मानव जाति का अध्ययन करता है। यानी किसका अध्ययन करता है? मानव जाति का अध्ययन किसके संबंधों में? साधारण व्यवसाय के संबंध में, कि मनुष्य साधारण व्यवसाय कैसा करता है उसी के संबंध में अध्ययन करता है अर्थशास्त्र। यह व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों के उस भाग की जांच करता है जो है कल्याणकारी अर्थशास्त्र जो भौतिक सुख के साधनों तथा सामाजिक उपयोग के साथ साथ घनिष्ठता के साथ जुड़ा हुआ है। यानी जिससे हर व्यक्ति सुखी हो, हर व्यक्ति एक प्रकार से उसका तालमेल सही तरीके से बैठा रहे। इस प्रकार एक ओर धन का अध्ययन है और दूसरी ओर अधिक महत्वपूर्ण दिशा में यह मनुष्य के अध्ययन का एक भाग होता है जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र होता है। इसमें मनुष्य के एक प्रकार से कल्याण पर फोकस किया जाता है, वो कैसा है, किस विचारधारा का, या एक प्रकार से वो किस तरीके से उसको चीज़ें मिलेंगी। प्रोफेसर पीगू जो हैं ये भी कहते हैं, प्रोफेसर पीगू कहते हैं कि अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन करता है, यानी कि इकोनॉमिक वेलफेयर का अध्ययन करता है, जो इकोनॉमिक्स होता है वो। ठीक है, यानी अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन करता है। आर्थिक कल्याण से हमारा अभिप्राय, यानी आर्थिक कल्याण क्या है? सामाजिक कल्याण के उस भाग से है जिसमें मुद्रा से संबंधित किया जा सकता है। यानी मुद्रा जो है वही एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे सामाजिक कल्याण होती है। यानी मुद्रा अगर लोगों के पास होगी तो लोगों का सामाजिक कल्याण होगा। अब जब लोगों का सामाजिक कल्याण होगा तो उससे आर्थिक कल्याण भी होगा। यही चीज़ एक प्रकार से आर्थिक कल्याण, या इसी को आप कल्याणकारी अर्थशास्त्र कह सकते हैं। यानी लोगों के प्रकार से भले के लिए जब इकोनॉमी अपना कदम आगे बढ़ाती है वही होता है ये। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को जाना, समझा और परखा। ठीक है, बाकी आपको और भी चीज़ें लगातार मिलती रहेंगी। सिलेबस डिस्कशन मैं आपको बता दूंगा कि सिलेबस में क्या पढ़ना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। हालांकि चीज़ें यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई। संस्कृत का भी लेक्चर हो चुका है, तो दूसरा लेक्चर इसका संस्कृत का हो चुका है। इन सभी के मॉडल पेपर जल्दी तैयार किए जा रहे हैं, वो भी आपके आएंगे लिखित टाइप के मॉडल पेपर। आपकी बार सभी विश्वविद्यालयों के जो पेपर हैं लगभग आपके लिखित होंगे। तो जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ये सब भी ऑब्जेक्टिव करवाते थे, लेकिन अब की बार लिखित करवाने के मूड में है पूरा। संस्कृत का भी मैंने दे दिया चैप्टर नंबर 2, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। बाकी हर एक सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, सभी के लेक्चर हो रहे हैं, तो आप देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे दूसरे चैनल को करिकुलर मास्टर को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर को करिकुलर जो आपका होता है, यानी को करिकुलर सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, BA BSc BCom सभी के लिए, जिसमें आपको फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन पढ़ना है। तो उसकी वीडियो लेक्चर लगातार हो रहे हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप कमेंट जरूर करें। अगर आपको ऐसी ही वीडियो पसंद आ रही है, ऐसी वीडियो और आपको देखनी है और मॉडल पेपर देखने हैं, तो आप कमेंट करो नीचे। ठीक है, कमेंट करके बताओ कि सर जी हमको और वीडियो चाहिए। हर एक सब्जेक्ट की वीडियो लगातार मैं देता रहूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।